friends, so let's start center state relation. We have finished the two topics of polity and the first topic in this is role of governor. So हमने आई गेस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की जो हमने कल का लेक्चर डाला था उसमें हमने देखा। एंड इसमें रोल ऑफ गवर्नर में ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली केरला, तमिलनाडु और पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि गवर्नर को जो है एक टाइम लिमिट दीजिए कि वो बिल्स को पेंडिंग ना ले। आपको पता है कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब गवर्नर और प्रेसिडेंट का उनको एसेंट मिल जाता है, मतलब उन्होंने साइन कर दिया तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है दोनों हाउस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद। अब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द बिल ऑफ द गवर्नर। सो आर्टिकल 200 जो है वो एसेंट ऑफ द गवर्नर, जो इस एसेंट जो है गवर्नर का उसके बारे में बताता है कि एसेंट जो है गवर्नर का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि वो बिल को लॉ बनाए। एंड इन दिस रिगार्ड गवर्नर के पास चार ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एसेंट दे दे बिल को और बिल जो है तुरंत एक्ट बन जाए। दूसरी चीज़, गवर्नर जो है एसेंट दे बिल को और बिल लॉ बन जाएगा। गवर्नर जो है बिल को जो है एसेंट ना दे, विथ होल्ड कर ले, मतलब हम कोई बिल आया हमारे पास तो हम उसमें कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा, बिल वहीं ख़त्म हो जाएगा। गवर्नर के पास तीसरा ऑप्शन है कि वो बिल को रिटर्न कर सकता है कि लेजिस्लेचर जो है दोबारा एक बार देख ले कि बिल में क्या अमेंड करना है क्या नहीं करना है। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसका ओरिजिनली जो उन्होंने भेजा था बिल को वैसे ही उन्होंने बिल को बिना मॉडिफाई किए, मतलब ऐसे ही दोबारा से गवर्नमेंट को भेज दिया, तो गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा जो भी हमारा री एनेक्टेड बिल आया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई लिमिट नहीं दी है कि गवर्नर को कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम लगेगा कि वो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे। इट ओनली इंसिस्ट एज सून एज पॉसिबल। चौथी चीज़ है कि वो रिज़र्व कर सकते हैं बिल को फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कोई भी बिल जो गवर्नर के ओपिनियन में लॉ बनने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर वो हाई कोर्ट की पावर को डेरोगेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को एंडेंजर कर रहा है, तो गवर्नर जो है उन बिल्स को प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए रिज़र्व कर देते हैं। अब रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 201 में दिया है कि प्रेसिडेंट जो है इधर अपना एसेंट दे सकते हैं या फिर अपना एसेंट नहीं दे सकते, विथ होल्ड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को डायरेक्ट करेंगे कि आप जो है बिल को रिटर्न करिए टू द स्टेट लेजिस्लेचर विथ हिज और हर मैसेज। और इस बिल में स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट जो है, अगर अमेंडमेंट किए तो अमेंडमेंट ठीक है, नहीं किए तो वो फिर से प्रेसिडेंट के पास आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिजर्विंग विल एंड रोल ऑफ गवर्नर। अब आते हैं व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर। तो आर्टिकल 153 बोलता है कि देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट, तो हर स्टेट में हमारे गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 154 उनकी एग्जीक्यूटिव पावर की बताता है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की वो उन्हीं को दी गई है ये बताता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज करेंगे और सबऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 155 जो है गवर्नर जो है स्टेट के वो कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील, ठीक है। तो 155 में क्या बोला, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। 161 में गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होती है, ठीक है, जैसे कि गार्ड पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिसीव, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पावर होती है। 163 में बोला गया कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसकी एड एंड एडवाइस में हमारे गवर्नर वर्क करेंगे। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी उनको देते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिसीजन, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम मान के भी आप कर सकते हैं। अब 164 बोलता है गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, अदर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 213 जो हमने कल पढ़ा वो हमको क्या बताते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की क्या है। एंड आर्टिकल 217 गवर्नर जो है वो कंसल्ट किए जाते हैं जब प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द गवर्नर। अब जुडिशल प्रोनाउंसमेंट की अगर बात करें गवर्नर की, एक मिनट, यस, सो जुडिशल प्रोनाउंसमेंट की बात करें गवर्नर की, तो शमशेर सिंह केस आया था 1974 में। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बोला था कि गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर अलाउ नहीं है, वाइल जब वो एसेंट को विथहोल्ड करते हैं, मतलब बिल को एक्ट बनने के लिए मना कर देते हैं, और या तो स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्यों अब उसमें डिस्क्रिशनरी पावर
एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिन तक रखे रहें, आप बिल भेजें ही ना, ठीक है, तो इसलिए जो है उन्होंने दिया था। फिर नवाम रेबिया केस आया था 2016 में, और उन्होंने बोला था कि गवर्नर को अगर अपना डिस्क्रिशन कर भी रहे हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फिर नवाम, ठीक है, तो ये 2016 का केस होगा। फिर रीसेंट जजमेंट की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ पंजाब केस आया 2023 में, तो उन्होंने बोला कि अगर गवर्नर जो है अपना एसेंट नहीं दे रहे हैं बिल को, या फिर विथहोल्ड कर रहे हैं, और वो जो बिल है वो रिटर्न कर रहे हैं रिकंसीडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो बिल जो है इनडेफिनेटली टाइम के लिए गवर्नर नहीं रख सकते अपने पास, ठीक है, उनको तुरंत जो है भेज देना पड़ेगा रिकंसीडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास। फिर वाइस चांसलर केस 2023 आया। गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटी चांसलर की तरह एक्ट करते हैं, और वो एड और एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उनको बाउंड नहीं होती है। फिर तमिलनाडु गवर्नर केस है 2023 में। गवर्नर जो है वो बिल्स को प्रेसिडेंट को रिफर नहीं कर सकते आफ्टर असेंबली फिर से रीएनैक्ट कर दी है अगर बिल को, फॉलोइंग द गवर्नर्स विथ होल्डिंग एसेंट, ठीक है। तो गवर्नर जो है उन बिल्स को नहीं भेज सकते प्रेसिडेंट को जब असेंबली ने ऑलरेडी रीएनैक्ट कर दिया है बिल्स को। तो दीज आर ऑल अबाउट द केसेस एंड द रिजर्विंग बिल। नेक्स्ट कम टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ नीति आयोग, जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे स्टेट और सेंटर के बीच में बना रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अंडरलाइन किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है स्टेट और यूनियन के बीच में, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मतलब जो हमारा स्टेट और यूनियन के, ऐसा नहीं है कि यूनियन ऊपर होगा और बाकी स्टेट्स नीचे होंगे और यूनियन डायरेक्ट करेगा। यूनियन डायरेक्ट करेगा कुछ चीज़ों में, बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे स्टेट और यूनियन के बीच में भी ज़रूरी है। और इसमें बहुत सारी नेशनल एजेंसीज़ और स्टेट एजेंसीज़ जो हैं वो जॉइंटली फंक्शन करें, तो इसलिए जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्राइम मिनिस्टर जी ने अंडरलाइन किया। अब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो फर्स्ट इज 7th शेड्यूल, यू नो दैट यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। सो दीज लिस्ट जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं ना कहीं बताती हैं कि किसका क्या क्या फंक्शन है और कैसे कैसे वर्क करना है। फिर आता है ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312, बिकॉज द पोस्ट जो हमारे IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, वो सब अपॉइंट तो हमारी यूनियन करती है, बट उसके बाद जो उनका पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इसमें भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमको झलकता है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, बिकॉज ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी पीपल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह, पहले हाई कोर्ट जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 इसीलिए बनाई गई कि स्टेट और जो सेंटर के बीच में डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाएँ। आर्टिकल 261 जो है वो फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग है यूनियन की और हर स्टेट की। फिर जोनल काउंसिल बनता है, ये एक स्टैटरी बॉडी है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू बढ़ती है, जो कोऑर्डिनेशन बताती है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड करते हैं कि फाइनेंशियल जो हमारा रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। आर्टिकल 279A विच इज़ द रिसेंट एग्जाम्पल GST काउंसिल, जिसमें स्टेट्स को भी और सेंटर को दोनों को वो दिया गया है और उनके मेंबर्स दोनों के हैं, और ये जो हमारे टैक्सेस हैं उनके बारे में बताता है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट कम टू व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो अभी 14th फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो हमारा सेंट्रल शेयर जो है स्टेट का वो 32% से 42% किया जाए। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम लाया गया, जैसे उज्ज्वल दिशकम योजना, उदय स्कीम। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आयोग विच इज़ नीति आयोग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी आयोग फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और बहुत सारे स्टेप्स भी नीति आयोग ने लिए, जैसे कि सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। मॉडल लॉज फ्रेम किए फॉर लैंड लीजिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म। एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन भी किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और 7 प्रोग्राम भी लाया विच इज़ सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टेट्स में। तो दीज आर द प्रोग्राम्स विच नीति आयोग केम विद।
Okay, so this is all about the cooperative federalism. Now let's come to the interstate border dispute. Interstate border dispute की अगर बात करें तो आपको पता है कि border dispute जो है वो बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी चलते रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में भी चले। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ओवर सरचू लाइंग अलोंग लेह मनाली हाईवे, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बॉर्डर डिस्प्यूट, और ये जो इस वाले से तो ये एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट है, मतलब एक्टिव है, अभी भी चल रहे हैं, और जो ब्लैक लाइन से है शेडेड वो डॉर्मेंट है, मतलब वो अब नहीं चल रहे हैं। सेकंड, हरियाणा हिमाचल जो है ओवर परवानो रीजन नियर पंचकुला, उसके लिए चल रहा है। हरियाणा पंजाब ओवर चंडीगढ़, गुजरात एंड राजस्थान ओवर मंगद हिल जो कि अभी ख़त्म हो गया है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में बिल्कुल चल रहा है ओवर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को लेकर, जहाँ पे बहुत सारे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था बिफोर, जब कर्नाटका के अंदर आने से पहले 1956 में वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। ठीक है, कर्नाटका केरला ओवर कसरगांव रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केरला विथ मेनी कन्नड़ पीपल। ठीक है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आता है जिसमें इश्यूज चल रहे हैं, पास्ट में चल रहे थे ओवर द मेनलैंड बाउंड्रीज को लेकर और ओवर कनिका सैंड आइलैंड। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट। अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि असम एंड अरुणाचल प्रदेश ने अभी करंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो लॉन्ग इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करके रहेंगे। तो मेथड क्या है हमको बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, तो आपको पता है आर्टिकल 131 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है कि इन डिस्प्यूट्स को वो देखेंगे। कौन कौन से डिस्प्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी एक स्टेट के एक साइड और दूसरे स्टेट के अदर साइड, और बिटवीन टू और मोर स्टेट। तो ये जो है ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे। फिर इंटर स्टेट काउंसिल जो हमने पहले वाले में भी पढ़ा, आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट जो है वो सेटअप करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल, जो हमारे डिस्प्यूट को स्टेट्स के बीच में रिजॉल्व करेंगे, और वो क्या इंक्वायर कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स देखेंगे बिटवीन द स्टेट, किस चीज़ के लिए डिस्प्यूट्स है, क्या सब्जेक्ट है, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और रिकमेंडेशन बताएंगे उन सब्जेक्ट्स पे। फिर आते हैं जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल अभी हमने देखा, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनी है, और इसका एडवाइजरी रोल होता है फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। अब जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो जोनल काउंसिल जो है उसके चेयरपर्सन यूनियन होम मिनिस्टर हैं, और 5 जोनल काउंसिल है हमारे यहाँ, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जोनल काउंसिल। याद रखिएगा यूनियन होम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज़ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो बहुत सारे स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है, हम देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल्स, हाँ, तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट देखने से पहले वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। अब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा रिवर जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, और ये जो है कहाँ कहाँ फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वाले रीजन में फ़्लो करती है। सो कृष्णा के लिए कैसे आप तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। तो मैकेनिज़्म क्या है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का, अंडर द 7th शेड्यूल वाटर जो एज अ सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट के, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। याद रखिएगा, वाटर सब्जेक्ट किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब आर्टिकल 262 क्या बोलता है, अभी हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ जो है कोई भी अथॉरिटी कोई भी एक्ट बना सकती है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट, कि वाटर डिस्प्यूट जो है उनको रिजॉल्व किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। तो पार्लियामेंट ने 2 लॉ एनैक्ट किए, पहला था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, सेकेंड रिवर बोर्ड एक्ट 1956। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप कोई एक ट्राइब्यूनल बनाइए फॉर एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स। रिवर बोर्ड एक्ट जो था 1956 का, इसमें रिवर बोर्ड सेटअप किए गए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। फिर आर्टिकल्स 262 ही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को देखे। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि इन केसेस को देखे, आर्टिकल 262 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बट हाउएवर आर्टिकल 136 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एम्पावर करता है कि जो भी ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर्स दे रहे हैं उनके अगेंस्ट अपील सुन सकते हैं। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स नहीं बना सकते पर अपील सुन सकते हैं।
फिर आते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, ये वाटर स्कैरिसिटी इनइक्वालिटीज़ वगैरह देखती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। यूनियन लिस्ट एंट्री 56, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स भी देखे, रेफर किए, जैसे कि हेलसिंकी रूल्स ऑफ 1966, जहाँ पे बोला है कि इक्विटेबल यूज़ होना चाहिए वाटर का हर बेसिन में जहाँ पे भी स्टेट है, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक नीड्स जो है पीपल की देखनी चाहिए। फिर कैम्पोनी कंसोलिडेशन ऑफ ILA रूल्स 1966 1999 एडवोकेट्स दैट इंक्लूजन जो है वाटर का ऑफ एन एक्वाफेयर दैट इज़ जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर है, फॉसिल वाटर है, वो दोनों स्टेट में अगर आ रहा है तो दोनों स्टेट को इक्वली यूज़ करना चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग द शेयर्स ऑफ बेसिन स्टेट्स ओवर एन इंटर स्टेट रिवर्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द ट्राइब्यूनल सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रावी एंड व्यास वाटर ट्राइब्यूनल है स्टेट, इसमें कौन कौन से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। फिर नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर महादेव वाटर डिस्प्यूट, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में आता है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। एंड कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2, स्टेट concerned Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry. So these are the tribunals set up by the central government. Next come to what is Satluj Yamuna link canal. Satluj Yamuna link canal is very important. ठीक है, ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1966 में ये प्लान किया गया है, जो कि 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल बनाया गया कि रावी और व्यास रिवर के जो वाटर है उनको शेयर किया जाए बिटवीन द हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, हरियाणा ने कंप्लीट किया अपना स्ट्रेच ऑफ सतलज यमुना लिंक कैनाल इन 1980, वाइल पंजाब जो है वो रिपेरियन प्रिंसिपल को ही देख रहे हैं एंड द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर। और व्हाट इज़ द रिपेरियन प्रिंसिपल? रिपेरियन प्रिंसिपल का मतलब यही है कि जिस भी ऑनर के बाजू में वो वाटर बॉडी है तो वही ऑनर, उसी ऑनर को पावर है कि वो अपनी मतलब उसी ऑनर के पास वो होनी चाहिए कि वो पूरा वाटर यूज़ करे। ठीक है, फिर आते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप हुआ अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू एंड ये क्या करते हैं, कृष्णा वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। ओके, अब कृष्णा जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और मर्ज होती है बे ऑफ बंगाल में। 2014 में आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने बोला कि तेलंगाना को भी इंक्लूड करिए एज अ सेपरेट पार्ट इन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में। तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ने आर्ग्यू किया दैट तेलंगाना शुड बी एलोकेटेड वाटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश शेयर एज इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से क्रिएट किया गया तो इसलिए उससे दीजिए शेयर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। आई विल स्टार्ट जुडिशरी टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।